हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम कक्षा 10वीं की जो 8 मार्च को एग्जाम होने वाला है उसके लिए अर्थव्यवस्था से इतिहास, भूगोल, आपदा प्रबंधन, अर्थशास्त्र, ये सभी से मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी होता है सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और इसके बाद दूसरा वीडियो भी आने वाला है तो उसको भी जरूर देखिएगा। कल वीडियो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि कल आप लोग का तो एग्जाम ही होगा, इसलिए आज ही पढ़ लीजिएगा। साथ में आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा इसका, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे तरह से उसे एक बार और पढ़ भी सको और एग्जाम में अच्छे अंक ला सको। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, हमारा देश भारत को कब आज़ादी मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, हम जल्दी जल्दी देखते हैं, सभी वीवीआई क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाई हूँ यहाँ पे। भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम आज़ादी के पहले लगभग कितने वर्षों तक रहा था? तो 200 वर्षों तक। ओके। 3 है, आज़ादी के पहले भारत को क्या कहा जाता था? तो सोने की चिड़िया। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन ने कौन सी नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के पास, फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी मिलेंगे सारे तरह के और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से आएगा एग्जाम में। 5 है, भारत का ब्रिटिश शासन के पूर्व स्वरूप कैसा था? तो उत्तर हो जाएगा, कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधार भूत संरचना में कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, मानवों की वे सभी क्रियाएं जिनसे उन्हें आय की प्राप्ति होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। दूसरे शब्दों में, हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, अर्थव्यवस्था कहलाता है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा इत्यादि। ठीक है, आइए चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य संपादित करती है, कौन कौन सी करती है? तो पहला है, लोगों की अर्थव्यवस्थाओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। दूसरा है, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। ऑर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। फिर देखिए ब्राउन के अनुसार क्या है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। 4 है, संक्षेप में अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। फिर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आपको। अर्थशास्त्र को परिभाषित करें, डिफिनेशन दे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आय तथा व्यय का अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र को परिभाषित किया जाए तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन सिलसिलेवार ढंग से करते हैं, अर्थशास्त्र कहलाता है। ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, अर्थशास्त्र के जनक किसको कहा गया है? तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा गया है, एग्जाम में आ सकता है। फिर 12 है, सुविधा और अध्ययन की दृष्टि से अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन? पहला समष्टि भाव अर्थशास्त्र और दूसरा व्यष्टि भाव अर्थशास्त्र।
पहला है समष्टि भाव अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। समष्टि भाव अर्थशास्त्र की वैसी शाखा है जिसमें उत्पादन, वितरण तथा उपभोग के एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, समष्टि भाव अर्थशास्त्र कहलाता है। दूसरा आप लोगों के पास व्यष्टि भाव अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो व्यष्टि भाव अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें उत्पादन, उपभोग तथा वितरण से संबंधित समस्त क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, व्यष्टि भाव अर्थशास्त्र कहलाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय परिवेश में अर्थशास्त्र का जनक किसको माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौटिल्य को। एग्जाम में आया था ना, और ये भी पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौटिल्य हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ये देखिए कुछ पॉइंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं या वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बता रहे हैं। अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार। फिर देखिए विश्व के कुछ देशों की मुद्रा क्रमशः निम्न है। भारत में क्या है, तो भारत में रुपया है, पाकिस्तान में भी रुपया है, बांग्लादेश को में टका, नेपाल में रुपया, अमेरिका में डॉलर, इंग्लैंड में पौंड, रूस में रूबल, सिंगापुर में डॉलर, अफगानिस्तान में अफगानी, ठीक है। देखिए परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं यहाँ पे। देखिए मॉल किसे कहते हैं। ऐसा बाजार जिसमें छत के नीचे उपभोग की सारी छोटी एवं बड़ी वस्तुएं उपलब्ध होती है उसे मॉल कहते हैं। एग्जाम में आ सकता है, और यह एक गैर सरकारी संस्था है मॉल, ठीक है। फिर देखिए वैश्वीकरण क्या है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम या मानवीय पूंजी का भी निर्बाध प्रवाह हो सके। वैश्वीकरण के अंतर्गत पूंजी, वस्तु तथा प्रौद्योगिकी का निर्बाध रूप से एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होता है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वीवीआई क्वेश्चन सभी है। बैंगरो मिलनोविक ने कहा है वैश्वीकरण का अर्थ बतावे, मतलब कि उन्होंने क्या कहा है। तो बताया उन्होंने वैश्वीकरण का अर्थ वस्तुतः प्रौद्योगिकी एवं लोगों का विचार, आइडियाज का स्वतंत्र प्रवाह होता है। फिर यहाँ पे है वैश्वीकरण गांव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकता है आप लोगों को कि वैश्वीकरण गांव ग्लोबल विलेज किसे कहते हैं। जिसका उत्तर हो जाएगा ऐसा आवासीय स्थान जहां विभिन्न देशों, विभिन्न विचारों और विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के सभी लोगों को रहने की व्यवस्था की जाती है, उसे ही हम वैश्विक गांव कहते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की एक अनोखी पद्धति जिसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है के द्वारा ये कंपनी अपना कार्य करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सन 1991 से उदारीकरण व्यापार नीति प्रारंभ की गई। कब से, 1991 से उदारीकृत। ओके थोड़ा बहुत गलती हो सकता है क्योंकि वीडियो बहुत ही जल्दी बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, WTO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो WTO को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन में आ सकता है 4 ऑप्शन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम में, और कुछ WTO कर करके 3-4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का टिक करके आना है, और हिंदी में विश्व व्यापार संगठन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो जनवरी 1995 ईस्वी में। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जेनेवा में है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा राज्य लीची, आम तथा मखाना के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नई आर्थिक नीति किस वर्ष से लागू हुआ। 1991 ईस्वी से। फिर 12 है, नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हम किस नाम से पुकारते हैं। तो आर्थिक सुधारों। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, LPG का पूर्ण रूप क्या होता है। तो L से लिबरलाइजेशन उदारीकरण, P से प्रिवाइटेशन निजीकरण, G से ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। 14 है, NCAER का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। आइए देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन है। देखिए सभी आपको मिली जुली मिलेंगे, ठीक है, इसीलिए सीरियल वाइज नहीं है,
नंबर आपको दूसरा हो सकता है दूसरा, लेकिन आपको क्वेश्चन और आंसर पर ध्यान देना है। किस खनिज के अंतर्गत बॉक्साइट, मैग्नेटाइट और सोना अयस्क आते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा धात्विक खनिज, मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा पत्थर मिलता है? तो मैग्नेटाइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, मस्को व्हाइट का क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मस्को व्हाइट बहुत ही उच्च कोटि का अभ्रक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मस्को व्हाइट को और किस नाम से जाना जाता है? तो बंगाल रूबी। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, बंगाल रूबी की विशेषता क्या है? तो उत्तर है यह लाल तांबे के रंग का होता है और इसकी परतें बहुत मोटी होती है, 15 से 30 सेंटीमीटर लंबी और 8 से 10 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, अभ्रक कितने प्रकार के होते हैं तथा कौन कौन से होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा अभ्रक 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला मस्कोवाइट, दूसरा फ्लोगोफाइट एवं तीसरा बायोटाइट। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, नवादा, जमुई और बांका में किसका भंडार है? तो अभ्रक का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार में किस प्रकार का अभ्रक पाया जाता है? तो मस्को व्हाइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैमूर और रोहतास जिलों में किसका भंडार है? तो डोलोमाइट का। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, सिलिका सैंड मुख्य रूप से किस जिले से प्राप्त होता है? तो मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आमझोर पहाड़ी रोहतास के पाइराइट से कितना प्रतिशत गंधक यानी सल्फर मिलता है? तो 40%। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंदरी किस उद्योग के लिए पाइराइट रोहतास एवं कैमूर के खादानों से जाता है? तो उर्वरक उद्योग। क्वेश्चन नंबर 13 है, आमझोर पहाड़ी में पाइराइट का जवाब कितना किलोमीटर में होता है? तो ध्यान दीजिएगा 125 किलोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 14 है, गया, नवादा, मुंगेर एवं बांका जिलों में किसकी खानें हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वार्ट्ज, कीमती पत्थरों में से एक। ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, भागलपुर, मुंगेर एवं बांका जिले में किसका भंडार है? तो चीनी मिट्टी का। क्वेश्चन नंबर 16 है, सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद में पर्याप्त मात्रा में क्या मिलता है? तो सोरा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्रेफाइट को और कौन कौन से नाम से जानते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा ब्लैक लीड या प्लमगो। ठीक है। अब इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है। बिहार की सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। बरौनी ताप विद्युत परियोजना कब स्थापित हुआ? 1970। बीपीएचसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। ठीक है। फिर देखिए वीवीआई क्वेश्चन है जो बता रही हूँ। ओके। पीडीएफ दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जमालपुर में किस चीज़ का वर्कशॉप है और क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर हो जाएगा जमालपुर में 1875 ईस्वी में एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप है, जिसमें 10,000 मजदूरों को रोजगार मिला था और यह एशिया का सबसे बड़ा पहला वर्कशॉप था। एग्जाम में इस तरह से आ सकता है कि एशिया का सबसे पहला वर्कशॉप कौन था या कहाँ था? तो जमालपुर में था। मुंगेर जिला के जमालपुर में डीजल इंजन का कार्य होता है, ये मुंगेर जिला का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? राजगीर के औद्योगिक विकास पर अपना विचार प्रकट कीजिए। प्राचीन काल के समय से ही राजगीर का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यहाँ पर्यटन उद्योग विकास किया जा सकता है। यहाँ गर्म जल के झरने, वेणुवन, जरासंध का अखाड़ा, रेलवे मार्ग द्वारा जैन मंदिर दर्शन के लिए आदि। इसके अलावे सांस्कृतिक विरासत एवं अनेक धर्मस्थलों, प्राकृतिक सौंदर्य के पर्यटन का विकास किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है सभी, जल्दी जल्दी देखते हैं। मध्य युग में बिहार में नगरों का विकास किस तरह हुआ, किस प्रकार हुआ? तो बिहार में मध्य युग या मध्यकाल में नगरों का विकास सड़कों के विकास एवं प्रशासनिक कारणों से हुआ। ऐसे नगरों में सासाराम, दरभंगा, पूर्णिया, छपरा, सिवान आदि आते हैं। बिहार में मध्यकाल में सड़कों का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सड़कों के किनारे नगर बसने लगे। शेरशाह के समय सड़कों के साथ साथ प्रशासनिक सुधार भी हुए, जिसके कारण नगरों का विकास हुआ। यहाँ पे देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई क्या है? तो उत्तर हो जाएगा तल चिन्ह द्वारा किसी दीवार, स्तंभों आदि पर अंकित किसी चिन्ह को समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित की जाती है। इसमें
ऊंचाई फीट अथवा मीटर किसी एक इकाई के मानचित्र पर लिखा जाता है। स्थानीय ऊंचाइयां मानचित्र में धरातल के किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले बिंदु को कहते हैं। इसमें बिंदुओं के द्वारा मानचित्र के विभिन्न स्थानों की ऊंचाई संख्या लिख दिया जाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इंपॉर्टेंट है। समुच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? तो धरातल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले समीपस्थ बिंदुओं को जोड़ने वाली कल्पित रेखा को समुच्च रेखा कहते हैं। देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, दीर्घ प्रश्न आ गया है, सभी क्वेश्चन मिली जुली है, ठीक है। देखिए यहाँ पे यह किसका कथन था कि संसाधन होते नहीं ये बनते हैं, एग्जाम में आएगा ही आएगा। जिमरमैन इज द राइट आंसर। फिर दीर्घ प्रश्न में आपको पूछ सकता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं तथा कौन कौन से होते हैं। तो उत्तर ऐसे लिखिएगा आप लोग, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो आप लोगों को सिर्फ डेफिनेशन लिखना है वहाँ पे, वैसा संसाधन जिसके अंतर्गत सजीव का संपूर्ण लक्षण मौजूद हो या जैव मंडल से प्राप्त किया गया हो, जैव संसाधन कहलाता है। जैसे मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु इत्यादि, ठीक है। फिर अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो पर्यावरण का वे सभी वस्तु जिसके पास सजीव का लक्षण मौजूद न हो अजैव संसाधन कहलाता है, जैसे चट्टान, धातु, खनिज इत्यादि। फिर 3 है क्वेश्चन, उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है तथा कौन कौन से हैं। तो उत्तर हो जाएगा उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है नवीकरणीय संसाधन। आइए जानते हैं नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। वैसा संसाधन जिसे संशोधित प्रक्रिया द्वारा नए रूपों में या पुनः प्राप्त किया जा सके नवीकरणीय संसाधन कहलाता है, जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, वन्य प्राणी। फिर अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसे संशोधित प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल इत्यादि। 4 है स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में रखा गया है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब जानते हैं हम लोग व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। वैसा संसाधन अथवा सेवा जिस पर किसी खास व्यक्ति का एकाधिकार प्राप्त हो व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है, जैसे भवन, कुआं, तालाब इत्यादि। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन की वस्तु जिस पर समुदाय के लोगों का अधिकार हो सामुदायिक संसाधन कहलाता है, जैसे सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक सेवा आदि। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? कानूनी तौर पर देश अथवा राष्ट्र की संपत्ति या सेवा को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जैसे रेल सेवा, बैंक सेवा, वायुयान सेवा इत्यादि। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि रेल सेवा, बैंक सेवा, वायुयान सेवा यह किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के पास सिंपली राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। 4 है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो किसी भी देश के तटीय सीमा से 200 किलोमीटर दूरी के बाद पूरे महासागरीय क्षेत्र में उपलब्ध वस्तु अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, जैसे जल, तेल, पेट्रोल इत्यादि। ये एग्जाम में आता है 200 किलोमीटर वाला। 5 है पॉइंट है सिर्फ किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन व वन्यजीव एवं समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर तक की दूरी का क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र एग्जाम में आएगा, ठीक है। और आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए 8 नंबर है विकास के स्तर पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संभावी, विकसित, भंडार, संचित को संसाधन, 4 भागों में, ठीक है। फिर इसका पहला है संभावी संसाधन किसे कहते हैं। वैसा संसाधन जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना हो या जिसका उपयोग अभी तक नहीं हो पाया हो संभावित संसाधन कहलाता है, जैसे हिमालय का क्षेत्र, खनिज पदार्थ, ठीक है। फिर देखिए विकसित संसाधन किसे कहते हैं। ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण करने के बाद उपयोग हेतु बना दिया जाता हो या अच्छी गुणवत्ता डाल दिया गया हो विकसित संसाधन कहलाता है, जैसे जल, कॉपी, पेन इत्यादि।
3 है भंडार संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसे उपयोग हेतु भंडारित किया गया हो भंडार संसाधन कहलाता है, जैसे जल, अनाज आदि। संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं? जब तकनीक द्वारा भंडार संसाधन को प्रयोग किया जाता है या करने लायक बना दिया जाता है तो उसे संचित कोष संसाधन की संज्ञा दी जाती है, जैसे वन तथा बांध द्वारा रोका गया जल आदि। देखिए सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है, सबको देखिएगा। यह किसका कथन था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं? तो ये महात्मा गांधी जी का कथन था, एग्जाम में आएगा, कह रहे हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 10 है नर्मदा बचाओ अभियान से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेधा पाटेकर। क्वेश्चन नंबर 11 है चिपको आंदोलन के पिता किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा को। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है डाकों की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तथा कब से मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है तथा ये 1972 ईस्वी से मनाया जा रहा है। ठीक है। संसाधन के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर सर्वप्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1968 ईस्वी में हुआ था, क्लब ऑफ रोम में। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक को कब और किसने लिखा? तो 1974 ईस्वी में सुमशेर ने। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है रियो डी जेनेरो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 1992 ईस्वी को 3 से 14 जून को। क्वेश्चन नंबर 17 है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब तथा कौन सा देश में हुआ था? तो 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में 23 से 27 जून को। क्वेश्चन नंबर 18 है जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 2002 ईस्वी में 26 अगस्त से 4 सितंबर को। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। सभी ऐसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, आप लोग कुछ कुछ पढ़ लीजिएगा क्योंकि उतना ज़्यादा बनाओगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। देखिए FAO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे भारतीय वन के वास्तविक स्थिति को जानने में कौन सा यंत्र काम करता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिसमें स्कैनर के साथ कैमरे लगे होते हैं। फिर ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है 1731 ईस्वी में राजा के आदेश के दरकिनार पर वनों से लकड़ी कटवाने वालों का विरोध किसने किया था? तो अमृता देवी ने। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत की संकटापन्न पादप प्रजातियों की सूची बनाने का काम सर्वप्रथम 1970 में किसके द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI इसे कहते हैं तथा वन अनुसंधान संस्था FRI देहरादून के द्वारा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असाधारण पौधे रेयर प्लांट्स के लिए कौन सा बुक तैयार किया गया है? तो ग्रीन बुक। ठीक है। प्लांट्स के लिए ग्रीन बुक। 19 है विलुप्त हो रहे प्रजातियों के लिए कौन सा बुक तैयार किया गया है? तो रेड डाटा बुक। ठीक है। प्रजातियों के लिए रेड डाटा बुक और पौधों के लिए ग्रीन बुक। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है IUCN का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है IUCN को अब क्या कहा जाता है? तो विश्व संरक्षण संघ, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ओके। आइए अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है मैं बता रही हूँ, सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो लोग आप लोग नहीं पढ़ सकते हो उसे बता देती हूँ। बॉटनिकल BSI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण। ZSI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। एशिया में धान की खेती का 4 प्रमुख रोगों से संरक्षक एक अकेला जंगली भारतीय चावल प्रजाति किससे किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ओरजिया निवारा से। ये सब आप पढ़ सकते हो, इसे पढ़ देते हूँ।
मॉर्फिन का उपयोग दर्द निरोधक के लिए किया जाता है और इसे किसे प्राप्त किया जाता है? तो पापावर सेनिफेरम से। मॉर्फिन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दर्द निरोधक के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, क्यूनाइन मलेरिया के लिए उपयोगी है, यह किससे प्राप्त होता है? तो चिंचिना लेडजेरियाना से। ठीक है। फिर है TBGRI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको ये दे सकता है, ये सब आप पढ़ लो। फिर 23 है, गुजरात के कच्छ में लांबा का कौन सा संयंत्र है जो एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पवन ऊर्जा संयंत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एशिया का दूसरा बड़ा संयंत्र तमिलनाडु में कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तूतीकोरिन में। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, पशुओं के गोबर से गैस तैयार करने वाले संयंत्र को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो गोबर गैस प्लांट के नाम से। ये सब आप लोग देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कचरे को ऊर्जा में बदलने की एक परियोजना भारत के किस राज्य में की गई है? तो दिल्ली के ओखला में। भूतापीय ऊर्जा के बारे में बताएं। आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये भी पढ़ लीजिएगा। शुष्क कृषि किसे कहते हैं? वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को शुष्क कृषि ड्राई एग्रीकल्चर कहते हैं। शस्य गहनता क्या है? एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि में एक से अधिकाधिक फसलों को उगाकर कुल उत्पादन में वृद्धि करने की क्रिया को शस्य गहनता कहते हैं। ओके, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ठीक है, PDF मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में PDF मिल जाएगा। ओके, और प्लेलिस्ट का भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी मिल जाएंगे। आपको अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो आने वाला है, उसे भी देखिएगा। थैंक्स।